हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की जो ये क्लास है, इस क्लास में हम वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो आपकी वर्ब है ना, ये आपके इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ब को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक देखने वाले हैं कि इसको हम कहां पर कैसे प्रयोग करेंगे। वर्ब की जो फॉर्म्स होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनको हमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए और फिर हम आगे चलते हैं, है ना। तो ये जो जितनी भी वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, इन सबको हम देखने वाले हैं। अच्छा, आप एक बात देखिए, आप जो वर्ब है, जो सबसे ज्यादा आपको एक वर्ब याद है, वो है आपकी गो। कौन सी वर्ब याद है? गो, है ना। ये गो आपको याद है, ठीक है। अब गो की जो सेकंड फॉर्म है वो होती है वेंट, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, और इसके बाद आता है आपका गोज, ठीक है। तो ये एक वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो ये जितनी भी फॉर्म्स है ना, इनको हम देखेंगे कि किसको किसके साथ हमें इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से सेंटेंसेस इनके द्वारा बनेंगे, है ना। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। विनीता, सुरेंदर, वंदना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो वर्ब है, इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती है ना। सबसे पहले हम फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारी फॉर्म्स कराऊंगा, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या, आप अपने सेंटेंस में इसके कॉन्सेप्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना। देखिए, यहां पर आप जो सबसे ज्यादा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो है गो। अब गो का जो हिंदी में मतलब होता है, गो का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है आपका जाना। गो का मतलब क्या होता है? जाना, है ना। अब गो की जो सेकंड फॉर्म है वो होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। एक तो आपकी इस तरह की वर्ब होगी जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी तीनों फॉर्म्स ही अलग अलग है ना, तीनों फॉर्म्स ही अलग अलग है। उसके बाद एक होता है प्ले। प्ले का हिंदी में मतलब होता है खेलना। प्लेड, प्लेड, इसमें देखिए दोनों वर्ब जो हैं वो क्या है? सेम है, यानी कि सेकंड वर्ब और जो थर्ड है वो दोनों सेम है। उसके बाद है ईट। ईट का मतलब होता है खाना। एट, ईटन, है ना। तो ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर तो आपने देखा कि वर्ब की तीन फॉर्म्स हैं, है ना। यहां पर आपने देखा कि वर्ब की भैया तीन फॉर्म्स हैं। लेकिन यदि हम इसको थोड़ा और ज्यादा मतलब अच्छे से समझें और ज्यादा अच्छे से पढ़ें, तो वर्ब की तीन नहीं, असलियत में तो वर्ब की पांच फॉर्म्स होती हैं। कितनी होती हैं? पांच फॉर्म्स होती हैं। अभी हमने पीछे गो, प्ले और ईट को देखा था, और इसकी हमने कितनी फॉर्म्स देखी थी? तीन देखी थी। गो, वेंट, गॉन, प्ले की प्लेड, प्लेड, और ईट की एट, ईटन, है ना। लेकिन यदि इसको और अच्छे से समझें तो तीन के आगे भी फॉर्म्स हैं, गोइंग, गोज। देखिए, गो की अभी हमने पढ़ा था, गो, वेंट, गॉन, लेकिन इसमें चौथे नंबर की और पांचवें नंबर की फॉर्म्स भी हैं, गोइंग, गोज, है ना। अभी हमने पढ़ा था प्ले को, प्ले, प्लेड, प्लेड, लेकिन प्लेइंग, प्लेज, ये भी आता है। ईट में अभी हमने पढ़ा था ईट, एट, ईटन, लेकिन यहां पर ईटिंग और ईट्स भी आता है। तो आपने ये वर्ड तो सुने होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने इन वर्ड्स को देखा ना हो। गोइंग, गोज, प्लेइंग, प्लेज, ईट, ईटिंग, ईट्स, इनको आपने देखा जरूर होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है ना। आपको इन्हें कैसे समझाया जाता है? देखिए, जो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, इसका मतलब होता है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं ना। आपको यदि कभी इनको बताया गया होगा तो ऐसे ही बताया गया होगा कि भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना, है ना, ऐसे ही बताया गया होगा। तो आप अब क्या करना, अब आप इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से याद रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब भी आईएनजी जुड़ेगी तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनेगी, ठीक है। अब जैसे गो देखिए, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया तो क्या बन गया? गोइंग। जैसे कि गो प्लस आईएनजी क्या बनेगा? गोइंग, ठीक है, गोइंग, ठीक है। उसके बाद प्ले में, जो प्ले है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो बनेगा प्लेइंग। ईट में आईएनजी जोड़ेंगे तो बनेगा ईटिंग। तो ये तो हो गई वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना। अब हम देखेंगे कि वर्ब की जो पांचवी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म जो है,
उसको कैसे बनाया गया है। देखिए वर्ब की जो पांचवी फॉर्म है उसको बनाने के लिए क्या किया गया, इसको बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दिया गया। तो वर्ब की पांचवी फॉर्म आपकी बनकर तैयार हो गई है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। अब जब गो में हम एस या ईएस जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या निकल के आया है, गोज। प्ले में एस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या निकल के आया है, प्लेज। ईट में एस या ईएस जोड़ेंगे तो बन जाएगा ईट्स। तो इस तरह से वर्ब की पांचवी फॉर्म। अब जब भी आपको वर्ब की फॉर्म में आईएनजी दिखे तो मतलब फोर्थ फॉर्म, एस या ईएस दिखे तो मतलब पांचवी फॉर्म, है ना। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको समझाना है कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब है या नहीं है ना। ये वर्ब है या फिर नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अपने सेंटेंस में हम कैसे पता चलाएंगे कि भैया इसमें कौन सी वर्ब है। देखिए वर्ब का मतलब होता है एक्शन। यहां पर मैं आपको मेन वर्ब के बारे में बात करूंगा। वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको हम थोड़ा आगे देखेंगे। यहां पर मैं आपको मेन वर्ब के बारे में बात करूंगा। मेन वर्ब का हिंदी में मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है, मुख्य क्रिया, ठीक है। तो मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मेन वर्ब मतलब एक्शन। अब ये जो एक्शन है ना, ये आपका फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है। फिजिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन का मतलब है जो हम अपने शरीर के द्वारा, बॉडी के द्वारा, आंखों के द्वारा, मतलब जो एक्शन करते हैं हमारे शरीर के भागों के द्वारा जो एक्शन करते हैं उसको फिजिकल एक्शन कहते हैं। अब जैसे हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, टीवी देखते हैं, है ना, और भागते हैं, दौड़ते हैं, जो भी काम है जो हम एक्शन करते हैं अपने शरीर के द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा, जिसमें बॉडी रोल होता है, वो फिजिकल एक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो फिजिकल एक्शन है ना, इनकी ही वर्ब की फॉर्म्स होती है। इनकी क्या होती है, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। वर्ब फॉर्म्स इनकी ही होती है, ठीक है। तो फिजिकल एक्शन की ही वर्ब फॉर्म्स होंगी। तो जब आपको किसी सेंटेंस में ये ना पूछने कि भैया इसमें वर्ब कौन सी है, तो आपको उस एक्शन को देखना है जो उसमें हो रहा है। जैसे कि वह खाना खा रहा है, ठीक है, वह खाना खा रहा है, ठीक है। वह सो रहा है, वह पढ़ रहा है। तो मतलब यहां पर काम क्या हो रहा है, बताइए क्या काम हो रहा है। खाने को खाने का काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। यानी कि ये वो चीजें हैं जिनको वो फिजिकल रूप से अभी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ब की फॉर्म्स को पहचान सकते हैं। अब वर्ब की फॉर्म्स की ही आपकी क्या होंगी, वर्ब की फॉर्म्स की ही आपकी होंगी क्या, जो आपकी ये जो फिजिकल जो कार्य होंगे इनकी ही वर्ब की आपकी फॉर्म्स होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर ना आपको कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं, जिनसे आप पहचान लोगे कि वर्ब की फॉर्म्स किसकी बनेगी, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया खाना, सोना, पीना, ठीक है, खेलना, पढ़ना। उसके बाद आपका आ जाएगा लिखना, ठीक है, दौड़ना, हंसना, देखना, जाना। उसके बाद आपका आता है आना, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ना, हिंदी में ये जो वर्ड्स हैं इनकी ही वर्ब की फॉर्म्स होती है। देखिए जितने भी मैंने काम यहां पर लिखे हैं ये सब ऐसे काम हैं जिनको आप फिजिकल रूप से करते हैं, अपने शरीर के द्वारा करते हैं ना। जितने भी बच्चों ने लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो खाना, पीना, सोना, खेलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, हंसना, जाना, आना, ये सब के सब आपके किसके अंदर आते हैं, वर्ब के अंदर आते हैं। इनकी ही वर्ब की फॉर्म्स बनेंगी। यही है वो काम। वर्ब मतलब कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट मतलब ये जो है, जो कर्ता काम करता है आपके वाक्य में, जो ये काम करेगा, जो भी कार्य करेगा, वो ही आपका क्या होगा, वो ही आपकी वर्ब होगी। अब इन काम को करने वाला कोई ना कोई तो होगा ना, जो इन कामों को करेगा, देखेगा, सोएगा, बोलेगा, हंसेगा, लिखेगा, है ना, जो इन कामों को करेगा वो ही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट जिस काम को करता है वही आपकी वर्ब होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ब को पहचानना है। ठीक है, मन्नू, राजू, काजल, ठीक है, इस तरह से आपको किसको पहचानना है, वर्ब को पहचानना है। ठीक है, तो देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स को ज्वाइन करिए। इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स है ना वो सब कवर मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, और यदि आपको कुछ भी नहीं आता ना, ABCD भी नहीं आती, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा। यदि आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं आपको, तो आप जरूर ज्वाइन करिए। और ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से जाकर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएं। देखिए, पहले तो आपको अपने सेंटेंस में यह पहचानना है, क्या पहचानना है, कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कौन सी है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, देखिए हेल्पिंग वर्ब में आपका इज एम आर, ठीक है, वाज वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, इसके अलावा डू, डज, डिड, और इसके अलावा क्या क्या आती है बताइए, इज एम आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल आ गया आपका। ठीक है, विल की फॉर्म्स होती है, जैसे विल के साथ भी आएगा, हैव आएगा, तो अब हम अकेले विल को ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है, ये होती है कुछ आपकी हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा कुछ मॉडल वर्ब भी होती है ना। मॉडल वर्ब में कोई भी मॉडल वर्ब हो सकती है, जैसे कुड हो गया, शुड हो गया, आपके सेंटेंस को बनाने के लिए, है ना, वुड हो गया, ठीक है, और मे, माइट, मस्ट, बहुत सारी मॉडल वर्ब्स होती हैं, मे, माइट, मस्ट, इस तरह से आपकी बहुत सारी मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, पहले तो आपको अपने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है कि हेल्पिंग वर्ब है कौन सी। ठीक है, अब उसको पहचानने के लिए मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊंगा आगे। अभी फिलहाल देखिए, जितनी भी आपकी इज एम आर या वाज वर, इनमें से कोई भी यदि वर्ब की मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है तो आपको इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है बताइए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है, जो मैंने भी आपको सिखाई थी। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब हम लगाते हैं, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी को दिखाती है, जो कंटिन्यूअस टेंस होता है ना उसमें हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इज एम आर और वाज वर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर। इसके अलावा जो हैज, हैव और हैड है, क्या है, हैज, हैव और हैड है, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, इनके साथ लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, इसको आप बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, अब वो हम आगे देखेंगे। डू, डज और डिड, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। ठीक है, कहीं पर भी आपको डू दिखे, डज दिखे, डिड दिखे, तो हमेशा आपको उसके बाद यदि वर्ब लगानी है तो वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म लगानी है, वर्ब का हमेशा पहला रूप लगाना है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। यदि आपको विल मिलता है, अब विल में बहुत सारी हैं, जैसे विल के साथ कई बार आपको बी दिखेगा, कई बार हैव दिखेगा, है ना, तो इसके अलग अलग फॉर्म से अलग अलग के साथ अलग अलग लगेंगे। यदि सिंपल विल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विल हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से आपको इनको इस्तेमाल करना है। ठीक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी अब आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं जरा मॉडल वर्ब की तरफ। यदि मॉडल वर्ब आपकी सेंटेंस में आ जाए तो अब आपको कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है ना। देखिए, मॉडल वर्ब में भी ना टाइप्स होते हैं कि आपको मॉडल वर्ब किस तरह की है। अब जैसे यदि आपको सिंपल मॉडल वर्ब ही मिले,
इनमें से बस एक आ जाए, बस इसके अलावा कुछ ना हो, डायरेक्ट वर्ब आपको लगाने को मिले। जैसे कि मैं बोल दूं, यदि मैं यहां पर लिखूं ही शुड गो, अब यहां पर क्या हुआ है कि एक मॉडल वर्ब के तुरंत बाद वर्ब आई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वर्ब की पहली फॉर्म लगाई, ठीक है। कौन सी फॉर्म लगाई, वर्ब की पहली फॉर्म लगाई। आप जानते हैं गो जो है वर्ब की पहली फॉर्म है, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, तो मैंने वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी शुड के साथ, ठीक है। लेकिन यदि यहां पर ये मॉडल वर्ब अकेला ना आए, ठीक है, इसके साथ गलती से क्या आ जाए, इसके साथ गलती से आ जाए आपका, यहां पर गलती से आपका इसके साथ आ जाए क्या, हैव आ जाए, शुड के साथ हैव आ जाए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है, यदि मॉडल वर्ब अकेली आती है, ठीक है, एक ही आती है अकेली, तुरंत उसके बाद वर्ब लगानी है, तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। वर्ब के मॉडल वर्ब के बाद यदि हैव आता है, क्या आता है, हैव, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। मॉडल वर्ब के बाद, ठीक है, मॉडल वर्ब के बाद हैव आएगा, और उसके बाद यदि टू आता है, मॉडल वर्ब के बाद हैव और हैव के बाद टू भी आ जाए, अब आपको वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए मैं आपको ना ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो आपको जल्दी से यूट्यूब पर तो मिलेगा ही नहीं, है ना, ये कॉन्सेप्ट जल्दी से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने अभी क्या सीखा है, मैंने ये सीखा है कि आपको सिर्फ हैव को ही नहीं देखना है, हैव के बाद अगर कोई वर्ड है वो तो देखिए, अगर टू है तो पहली फॉर्म लगेगी, लेकिन अगर हैव के बाद डायरेक्ट वर्ब लगानी है तो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, तीसरी फॉर्म लगेगी, ठीक है। इस तरह से आप मॉडल वर्ब को समझ सकते हैं। अब एक चीज और, यदि मॉडल वर्ब के साथ बी आ जाए, बी भी तो देखा होगा हमने कई बार, कुड बी, वुड बी, शुड बी, देखा है ना। यदि मॉडल वर्ब के बाद बी आ जाए तो अब हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, सर कौन सी फॉर्म लगाएं, है ना। अब देखिए मॉडल वर्ब के बाद बी दो ही कंडीशन में आ सकता है। एक कंडीशन तो ये हो जाएगी कि यदि आप मॉडल को पैसिव में लेकर जा रहे हैं, किस में लेकर जा रहे हैं, पैसिव में लेकर जा रहे हैं ना। यदि आप इसको पैसिव में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, मॉडल वर्ब को पैसिव में लेकर जाएंगे तो आप जानते हैं चाहे मॉडल को पैसिव में ले जाओ या टेंसेज को ले जाओ, भैया पैसिव में तो एक ही फॉर्म लगेगी, उसका नाम है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यदि ये पैसिव में है तो, यदि मॉडल वर्ब पैसिव में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन यदि मॉडल वर्ब ये पैसिव में नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद जब हम बी लगाते हैं ना तो कई बार है ना हम इसमें कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए बी को लगा देते हैं। जैसे कि वो पढ़ रहा होगा, है ना, वो पढ़ रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं ही मे बी स्टडिंग, ही मे बी स्टडिंग, ही वुड बी स्टडिंग, है ना। तो मतलब हमने क्या किया, ही मे बी स्टडिंग, मॉडल लगा दी मे बी स्टडिंग, है ना। तो हमने क्या किया, देखिए यहां पर जो ये वर्ब आई है इसमें आईएनजी लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम इसको पैसिव में लेकर नहीं जा रहे, अपनी मॉडल वर्ब को पैसिव में लेकर नहीं जा रहे, तो हमें इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो यहां तक आपको पता चल गया कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसके कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। देखिए अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो वर्ब है ना इनके टाइप्स कितने होते हैं। ऐसा नहीं है कि दो ही वर्ब है भैया, एक मेन वर्ब है एक हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, वर्ब बहुत सारी है, लेकिन आपको सिर्फ उन्हीं को समझने की जरूरत है जो आपके काम की है ना। कुछ तो ऐसी है जो आपके काम की नहीं है, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उनके नाम को जानने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं किसके लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, ठीक है। यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तब तो भैया आपको बारीक से बारीक चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, है ना। अजीत कुमार गुड इवनिंग, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ वर्ब, अभी जो वर्ब है इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है एक्शन वर्ब, या फिर जिसे आप मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी में मतलब होता है सहायक क्रिया, हेल्प करना सहायक क्रिया है ना। एक्शन वर्ब का काम होता है, एक्शन वर्ब मतलब जो आप सेंटेंस में एक्शन करते हैं।
अच्छा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमें किसके बारे में बताएगी? ये हमें बताएगी समय के बारे में। किसके बारे में? समय के बारे में ये हमें बताएगी। ठीक है, कि सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो किस समय का है, ये हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये सब हमें किससे पता चलेगा? ये सब हमें पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से। एक्शन वर्ब क्या है? ये हमारे काम को दिखाएगी कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है ना। पहले ये बताइए, सबको स्क्रीन साफ दिख रही है ना, क्लियर दिख रही है सबको? जल्दी से बताइए। दिवाकर, गणेश, गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं कि स्क्रीन साफ दिख रही है ना आपको? क्लियर बिल्कुल। मन्नू, अजीत, दिवाकर, ओके, मतलब साफ दिख रही है। ठीक है, समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब यानी कि जो आप काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको दो तरह से देखा गया, एक मॉडल वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब तो आप जानते हैं जो मॉडल होती है। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है? बी डू हैव, बी डू हैव। अब ये जो बी डू हैव है इसको भी समझेंगे आगे कि आखिर ये फंडा क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा बी डू हैव। इसका फंडा ऐसा है, यदि आपने एक बार समझ लिया तो आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल वर्ब दो भागों में है, एक सेमी मॉडल, एक मेन मॉडल। मेन मॉडल में आते हैं आपके जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं, वुड, कुड, शुड, मे, माइट, ये आपके मेन मॉडल में आते हैं। ठीक है, सेमी मॉडल में नीड, डेयर और यूज्ड टू आपका आता है। ठीक है, अब ये जो एक्शन वर्ब है इसको भी ऐसे ही बांटा गया है। एक एक्शन वो होगा जो आप फिजिकल रूप से करेंगे, एक यदि आप कोई अवस्था वगैरह बता रहे हैं तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम किसी के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं? आगे हम समझने वाले हैं जो अभी हमने पीछे बी डू हैव देखा था ना। देखिए ये वाला जो बी डू हैव था, ये वाला अगर आपने इसको समझ लिया ना तो ये समझ लीजिए कि इंग्लिश ना आपको मतलब आसान लगने लगेगी यदि आप इसको समझ जाओगे। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं, इसी को क्लियर करते हैं ना। बी डू हैव, ये बी डू हैव क्या है? अब देखिए, अब जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और उसके बाद पांचवी फॉर्म आती है गोज। उसी तरह से बी और ये जो हैव है और यहां पर हम लिख देंगे डू, उसी तरह से बी डू हैव इनकी भी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। अब आपको पता चलेगा कि हैज हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, इज एम आर कौन सी फॉर्म है, वाज वर कौन सी फॉर्म है। देखिए यहां पर यदि हम बी को देखें तो बी जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है वाज और वर, इसकी थर्ड फॉर्म है बिन, बिन भी आपने देखा होगा जरूर, वाज वर को तो आप जानते ही है ना। इसकी फोर्थ फॉर्म है बीइंग, बीइंग को भी आप जानते होंगे। इसकी पांचवी फॉर्म में आता है इजएमआर, क्या आता है? इजएमआर आता है। ठीक है, उसी तरह से जो हैव है ना ये वर्ब की पहली फॉर्म है। अब आपको पता चला होगा कि जैसे हम सेंटेंसेस बनाते थे ना, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं। जब आप इन सेंटेंसेस को बनाते थे तो हम बोलते थे ही डजंट हैव मनी, है ना, उसके पास पैसे नहीं है तो हम ऐसे बोलते थे भाई ही डजंट हैव मनी, है ना, ही डज नॉट हैव मनी। तो यहां पर जो हैव था ये क्यों आया? अभी आपने सीखा था कि जो डू डज है, डू और जो डज है इसके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, तो हैव जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म है। अब आपको पता चल गया होगा ना, इसीलिए हैव का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपको तभी क्लियर होंगे जब आप इनको अच्छे से समझोगे और हमारी जो लाइव क्लास है उसको ज्वाइन करोगे। ठीक है, हमारी जो लाइव क्लास है वो कब कब होगी? एक दिन छोड़कर एक दिन, जैसे कि मंडे को नहीं होगी, है ना, ट्यूसडे को होगी, वेडनेसडे को नहीं होगी, थर्सडे को होगी। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो ट्यूसडे को होगी, थर्सडे को होगी और आपकी होगी सैटरडे को। ठीक है, 3 दिन होगी वीक में, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, तो इनको आपको ज्वाइन करना है। यदि आपको सच में इंग्लिश सीखना है ना और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो जरूर आपको इन्हें ज्वाइन करना है। देखिए रात को 9 बजे। ठीक है, बी की जो सेकंड फॉर्म है वाजवर है, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग और फिफ्थ फॉर्म इजएमआर। उसी तरह से है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म भी ही हैड है, फोर्थ फॉर्म है हैविंग और फिफ्थ फॉर्म है हैज। तो हैज आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आज के बाद
यदि आपके सामने कोई मतलब ज्यादा बोले ना कि भाई मुझे इंग्लिश ज्यादा आती है, तो उससे पूछ लेना, ये बताइए ना वर्ब की जो हैज है वो कौन सी फॉर्म है ना? तो ये कौन सी फॉर्म है? पांचवी फॉर्म है। ठीक है, आगे देखिए। अब एक रह गया आपका डू। अब ये जो डू है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है डन, है ना, फोर्थ फॉर्म है डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म है डज। और क्या है? डज फिफ्थ फॉर्म है। तो किसी से पूछ सकते हो भैया डज बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, डज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो आपको तो पता है क्योंकि आप तो मुझसे पढ़ते हैं ना, तो डज तो वर्ब की पांचवी फॉर्म है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और डन कौन सी है? डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डूइंग कौन सी है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन यदि आप रेगुलर हमारे वीडियोस को ज्वाइन करोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि इंग्लिश आपके सामने ऐसी हो जाएगी जैसे आप हिंदी को देखते हैं। जैसे हिंदी हल्की है ना, उसी तरह से आपकी इंग्लिश भी आपको हल्की लगने लगेगी। ठीक है, वर्ब मतलब हिंदी में काम, वर्ब मतलब हिंदी में काम या फिर कार्य। ठीक है, कोई भी कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। आपके सेंटेंस में जो भी कार्य सब्जेक्ट कर रहा है, कर्ता कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे वर्ब। क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। ठीक है, एक्शन वर्ब में कौन कौन सी आती है? चलना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, सोना, यानी कि जो आप फिजिकल कार्य करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में टेंसेज की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं कौन कौन सी होती है टेंसेज की? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, है ना, ये सब की सब आपके क्या है? टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब है, और इनको हम सेंटेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमें टाइम के बारे में बताएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ये रही वो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब का आप इस्तेमाल करते हैं। कुछ मॉडल वर्ब होती हैं जैसे कैन, कुड, शुड, शैल, मे, माइट, मस्ट, इस तरह से आपकी कुछ मॉडल वर्ब है। कुछ सेमी मॉडल वर्ब है, डेयर, यूज्ड टू, नीड, ये आपकी सेमी मॉडल वर्ब के अंदर आती है। तो ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आप नोट्स बना सको, क्योंकि इससे पहले तो मैंने एक तरह से रफ की तरह समझाया था, है ना, तो इनसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। आगे देखिए, अब हम देखने वाले हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको हम अच्छे से यदि समझें तो हमें कैसे कैसे सेंटेंस में मिलेंगी, और मतलब कैसे हम पता करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है और ये हमें बता क्या आ रही है ना। देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हमें वाक्य के समय के बारे में जानकारी देती है। हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाले वर्ड्स होते हैं, ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया। अब जैसे इस वाले सेंटेंस को देखिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे आपके सेंटेंस के टेंस को चेंज करती है, कैसे समय को चेंज करती है। अब यहां पर लिखा हुआ है, देखिए सब कुछ आपको सेम मिलेगा, सिर्फ ये जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ना ये आपके हेल्पिंग वर्ब है, और सिर्फ मैंने हेल्पिंग वर्ब ही चेंज की है। सब्जेक्ट सेम है और जो आपकी वर्ब है वो भी सेम रहेगी। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब मैंने चेंज किया है। देखिए, ही इज डूइंग वर्क, ही इज डूइंग वर्क, तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है, और इसका मतलब है कि वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा है। ही वॉज डूइंग वर्क, वह काम कर रहा था, वह काम कर रहा था। ही हैज डन वर्क, उसने काम कर दिया है। ही हैड डन वर्क, उसने काम कर लिया था। अब आपने एक चीज देखी, सिर्फ एक वर्ड के इस इज के स्थान पर मैंने लिख दिया वाज। जैसे ही मैंने इज के स्थान पर वाज लिखा, ये जो सेंटेंस अब तक मेरा किसमें था? प्रेजेंट में था। अब ये किस में बन गया? ये बन गया मेरा पास्ट में। अब तक जो सेंटेंस मेरा प्रेजेंट में था वो अब मेरा पास्ट में बन गया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज होने से। इधर देखिए, ये जो सेंटेंस है इसमें मैंने हैज लगाया हुआ है, और ये जो सेंटेंस है वो है आपका प्रेजेंट का। किसका है? प्रेजेंट का है, क्योंकि हैज हैव का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं, इज, एम, आर का इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन वाज, वर का इस्तेमाल पास्ट में करते हैं। तो जैसे ही मैंने हैज के स्थान पर हैड लिखा, तुरंत मेरा सेंटेंस किस में बन गया? तुरंत मेरा सेंटेंस बन गया पास्ट में। किस में बन गया? पास्ट में बन गया। तो इस तरह से देखिए, हेल्पिंग वर्ब को चेंज होने से आपके सेंटेंस का जो समय है वो चेंज हो जाएगा, जो काम था ना वो चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से फ्यूचर में, फ्यूचर से और भी जहां भी आपको उसको बदलना है बदल सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपकी कमांड हेल्पिंग वर्ब पर अच्छी है, कौन सी सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यदि आपको ये चीजें पता है तो आप आसानी से अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, जो आपका इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, ये क्या है? इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ठीक है, हैज, हैव, हैड, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। डू, डज,
उसके बाद आता है आपका डिड, इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। ठीक है, ये तो हो गई वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होंगी ये भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, हमें इनको कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है। देखिए, जो आपका ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम है, इनके साथ आपकी कौन कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, देखिए इनके साथ लगेंगी आपकी, एक तो हो जाएगी आपकी डज, हैज, ठीक है, और इज, डज, हैज, इज, और इसके बाद लग जाती है आपकी वाज। ठीक है, इस तरह से तो ये वाली इनके साथ लगेंगे। उसके अलावा अब जो बच जाती है, जैसे कि आपका बच गया, जो पहले मैं आपको उनको बताता हूं जो सबके साथ लगती है, जैसे कि हैड हो गया, डिड हो गया, विल हो गया। ठीक है, ये आपकी सभी के साथ लगेंगी। इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि भी आप इनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, इनको आप किसी के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अब आपका बच गया डू। ठीक है, क्या बच गया, डू बच गया। उसके बाद बच गया हैव, वर। ये जो है ये आपकी ये जो ही, सी, इट है ना, इनको छोड़कर जो भी बच जाता है जैसे आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ब की फॉर्म्स और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करना है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉडल वर्ब के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हमें वाक्य की संभावना, ये क्या बताते हैं, वाक्य की संभावना के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि जो वाक्य है जिसमें आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है कि भैया ये काम हो ही रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो जो संभावना है ना, उसको यदि आपको बताना है तो आपको मॉडल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेंसेज में और मॉडल्स में यही फर्क है कि टेंस आपको एकदम एक्यूरेट जानकारी देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यदि आपको मॉडल्स का इस्तेमाल करना है ना, ये आपको ऐसे वाक्यों में लगाने हैं जिनमें संभावना होती है, जैसे कि वह खेल रहा होगा। मतलब यदि आपको पक्का पता है कि वो खेल ही रहा है तो आप ऐसा क्या बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे ना वह खेल रहा है, लेकिन आपने बोला वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा है, वह खेल रहा होगा। होगा वाले में देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से श्योर नहीं है ना, आपने बस ऐसे ही बोल दिया समय की नजाकत को समझते हुए कि भैया वो खेल रहा होगा। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको मॉडल्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, तो मॉडल्स में आप एक तो समय जो वाक्य की संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये आपके मॉडल्स हैं, जैसे वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, ये आपके मॉडल्स हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको मॉडल्स के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी दूंगा। ये जो मॉडल्स है ना, ये बात आपको ध्यान से सुननी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो मॉडल्स हैं, ठीक है, इनका मतलब होता है, क्या होता है, संभावना बताना। ठीक है, किसी भी काम की संभावना बताना कि मतलब वो कितना है, मतलब उसके होने की संभावना कितनी है, 1% है, 50% है, या फिर 100% है, 99% है, ये ऐसी संभावना को बताते हैं। ठीक है, जो मॉडल्स होते हैं। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो मॉडल्स है ना, इनको हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के स्थान पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कैसे कर सकते हैं, देखिए आप जैसे किसी सेंटेंस को बना रहे हैं कि वह घर पर होगा। चलिए मैं आपको एक न्यू स्लाइड में बताता हूं। आपने मान लीजिए कोई सेंटेंस बनाया, वह घर पर होगा, आपने ये सेंटेंस बना दिया। ठीक है, अब यदि मैंने, चलो इसका एक सेंटेंस, इसकी इंग्लिश मैंने बना दी, ही वुड बी एट होम, मैंने ये बना दिया भाई वह घर पर होगा, ही वुड बी एट होम। ठीक है, अब यदि मैं चाहूं तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता हूं, ही मे बी एट होम, या फिर मैं मे के स्थान पर क्या लगा सकता हूं, माइट भी लगा सकता हूं, ही माइट बी एट होम। ठीक है, मैं माइट के स्थान पर इसको थोड़ा सा और अलग बोल के मैं इसमें कुड का इस्तेमाल भी कर सकता हूं, मैं इसमें कैन का इस्तेमाल भी कर सकता हूं, एक ही सेंटेंस में कर सकता हूं। ठीक है, वह घर पर होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वह घर पर हो सकता है ना। तो मतलब सेंस तो वो ये ना, आप घर पर होने वाली बात कर रहे हैं लेकिन आपको पूरा नहीं पता, आपको पक्का नहीं पता। तो देखा आपने, मैंने वुड का इस्तेमाल भी कर दिया, मे का भी, माइट का भी। सिर्फ अंतर क्या आया, अंतर ये आया
कि जब मैं वुड का इस्तेमाल करूंगा, मे का इस्तेमाल करूंगा, माइट का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं जिस सेंटेंस को बोल रहा हूं ना, और जो सामने वाला बंदा मेरी इस बात को सुन रहा है, उसको पता चलेगा कि आपको कितनी श्योरिटी है इस बात की कि वो खेल ही रहा होगा या फिर वो घर पर ही होगा, आपको कितना पता है। आपने मान लीजिए बोल दिया ही माइट बी एट होम, आपने ऐसा बोल दिया, ठीक है, या फिर ही माइट बी प्लेइंग, आपने इस तरह से बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको पता चल गया कि भैया इसने माइट का इस्तेमाल किया है। अब ये जो माइट है ना, इसका मतलब है कि संभावना सबसे कम है, सबसे कम संभावना है। ए लगा लो, 100% किसी चीज की संभावना होती है, तो उसमें से ऐसा लगता है कि भैया इसको कुछ नहीं पता, 10-20% ही है, पक्का नहीं पता है इसको कि हो सकता है। पर हम कई बार बोलते हो ना कि यार देख लो, हो सकता है वहां पर हो, पर मुझे पक्का पता नहीं है, मुझे पक्का पता नहीं है, देख लो वहां पर हो सकता है, ही माइट बी देयर, है ना, ही माइट बी देयर। तो मतलब आप क्या बोलेंगे, आप मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, कुड, इनको आप क्या कर सकते हैं, आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। उस सेंटेंस की जो काम है, उस सेंटेंस का जो काम है, उस सेंटेंस में आप जो कहना चाहते हैं, उस बात की पॉसिबिलिटी को, संभावना को कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए, अब मैंने लिखा हुआ है ही वुड बी डूइंग वर्क, ही मे बी डूइंग वर्क, ही मस्ट बी डूइंग वर्क, ही कुड बी डूइंग वर्क। हिंदी देखिए, ही वुड बी डूइंग वर्क, वह काम कर रहा होगा, ही मे बी डूइंग वर्क, शायद वह काम कर रहा होगा, ही मस्ट बी डूइंग वर्क, वह पक्का काम कर रहा होगा, ही कुड बी डूइंग वर्क, वह काम कर रहा हो सकता है। तीनों में एक ही बात है कि काम के बारे में बात हो रही है कि भैया काम को कर रहा होगा, लेकिन अब मैंने अलग अलग मॉडल वर्ब के द्वारा इस एक ही काम को बनाकर दिखाया। इससे मुझे क्या पता चला कि जो मे है, मतलब पॉसिबिलिटी बीच की सी है कि वो कर भी रहा हो, ना नहीं भी कर रहा हो। मस्ट का मतलब है कि आप अपनी ओर से तो पूरी तरह से श्योर हो कि भैया मेरे हिसाब से तो वो पक्का काम कर रहा होगा, बाकी कर रहा है या नहीं कर रहा है वो उसके ऊपर बात है, मैंने तो उससे बोला था करने के लिए, मतलब मैं अपनी ओर से पूरी तरह से श्योर हूं, ठीक है। मैंने कुड का इस्तेमाल किया तो मतलब मैंने एक तरह से ऐसा बोला कि मतलब वह काम कर रहा हो सकता है ना, मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट है ना यार, हो सकता है कि वो काम कर रहा हो, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। तो इस तरह से आप मॉडल वर्ब को समझ सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में ना कोई दिक्कत नहीं है, आप मे की जगह माइट लगाइए, मस्ट लगाइए, वुड लगाइए, कुड लगाइए, शुड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ना उसका सेंस निकालना आना चाहिए, सेंटेंस को जोड़कर बनाना आना चाहिए आपको, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कैसे भी बोलो, है ना। कोई ऐसा थोड़ी, आप हिंदी को कैसे बोलते हैं बताइए, हिंदी को आप ऐसे ही तो बोलते हैं, कभी टांग पकड़ते हैं, किसी सेंटेंस का सर पकड़ लिया, कहीं से हाथ पकड़ लिया और ऐसे तोड़ मरोड़ के सेंटेंस को बना दिया। तो इस तरह से ही इंग्लिश भी लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वुड, आपसे वुड भी नहीं बोला जा रहा, आप मे बी के द्वारा बना दो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, आपने हिंदी में देखा होगा, कुछ लोगों की ना किसी पर्टिकुलर एक वर्ड को, शब्द को बोलने की आदत होती है ना। उसी तरह से आप इंग्लिश में भी आदत होती है कुछ लोगों को, हर वाक्य को मे लगाकर बोलेंगे, ही मे बी डूइंग वर्क, ही मे बी एट होम, है ना। तो हर बात को मे लगाकर बोलेंगे। कुछ ऐसे होते हैं वो वुड लगाकर बोलते हैं हर वाक्य को, ही वुड बी गोइंग देयर, he would be at home, he would be in the school, है ना। कुछ लोग इस तरह से आदत गेल लेते हैं। तो आपको जो टाइम पर याद आ जाए, टूटी फूटी जैसी आपसे बोलती है ऐसा ही बोलो, ठीक है। इस तरह से आपको इसको समझना है, ठीक है, इस तरह से आपको इसको समझना है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश भैया कोई रॉकेट है, आप नीचे आग लगा दोगे वो उड़ जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा, नहीं। जो आपको मॉडल वर्ब टाइम पर याद आए, उस सेंटेंस को बनाने के लिए वुड याद आ रहा है तो वुड के द्वारा सेंटेंस बनाओ, मे याद आ रहा है तो मे के द्वारा बनाओ, कुड आ रहा है तो कुड के द्वारा बनाओ उसी सेंटेंस को। अब जब आप बोलते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा यार वुड नहीं आना चाहिए, यहां पर ना मे ही आएगा, है ना, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब पता चलेगा जब आप मतलब स्टार्ट करोगे, यदि आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। मॉडल के साथ मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि वर्ब की ये पांचों फॉर्म इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन कैसे होंगे देखिए, पांचों में से ये नहीं होगी, पांचवी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। और ये जो दूसरी फॉर्म है ये भी इस्तेमाल नहीं होगी, पहली, तीसरी और चौथी ये हो सकती है। देखिए, यदि मॉडल अकेला आता है तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, मॉडल के साथ बी आता है जैसे वुड बी, कुड बी, शुड बी, जैसे ये लगे हुए हैं ना, मॉडल के बाद बी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लग सकती है, यानी कि इसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। थर्ड फॉर्म तब आएगी जब पैसिव में होगा, फोर्थ फॉर्म तब आएगी जब आप इस तरह का काम करोगे। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ फॉर्म ही तो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है ना, इस तरह से। मॉडल के साथ यदि हैव है तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। यदि कोई भी मॉडल है उसके बाद आपको हैव लगा हुआ दिखाई देता है और तुरंत उसके वर्ब लगानी है उसके बाद, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मॉडल के बाद यदि हैव टू आता है, मॉडल के बाद यदि हैव टू आता है
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आगे देखिए, अब ये जो वर्ब है, अभी हमने पीछे देखा था कि उसमें हमने वर्ब को दो तरह से देखा था, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को मॉडल वर्ब में और ऑक्सिलरी वर्ब में किया था, है ना, और इधर से जो मेन वर्ब थी उसको स्टैटिक में और एक्शन वर्ब में किया था। अब जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब की फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं, हमें तो इस पर फोकस करना है। तो वर्ब की जो फॉर्म्स है ना, इनको हम दो तरह से देखते हैं, एक होती है रेगुलर और एक होती है इर्रेगुलर। अच्छा, रेगुलर का मतलब होता है जो रेगुलर हो, इर्रेगुलर का मतलब होता है जो रेगुलर ना हो, कंटिन्यूटी में ना हो, है ना। अब देखिए, रेगुलर वर्ब आप कैसे पहचानोगे कि भैया ये जो वर्ब है ये रेगुलर है, आपको कैसे पता चलेगा? तो रेगुलर वर्ब में कैसे पहचानोगे? सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एंड विद ईडी। किसके द्वारा? ईडी के द्वारा। उसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है उसमें ईडी लगी होती है। जैसे कि लुक है और वर्क है, लुक की सेकंड और थर्ड फॉर्म देखिए, लुक्ड, लुक्ड, वर्कड, वर्कड, है ना। अब यहां पर क्या हुआ है, देखिए ईडी के द्वारा बंद हुई है दोनों, है ना। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में यदि ईडी है लास्ट में, तो आपकी जो वर्ब है वो रेगुलर है। कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। और यदि इसके विपरीत है, यानी कि ईडी नहीं है और चाहे कुछ भी दूर धरा कुछ भी मिल जाए उसमें, तो वो कौन सी वर्ब होगी? इर्रेगुलर होगी। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आर डिफरेंट और सेम, यानी कि ईडी ना होनी चाहिए बस। अब देखिए सेम तो यहां पर भी है, लुक और लुक ये जो है, देखिए इसकी सेकंड फॉर्म भी सेम है, थर्ड फॉर्म भी सेम है, इधर भी सेम है। तो क्या हुआ, सेम तो है लेकिन ईडी है भैया, ये देखना आपको, ईडी नहीं होना चाहिए, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, वो आपकी इर्रेगुलर वर्ब होगी। सेकंड फॉर्म सेम हो या डिफरेंट हो, कौन सी फॉर्म होगी? इर्रेगुलर होगी। जैसे गो, वेंट, गोन, देखिए तीनों ही फॉर्म अलग है, तो यहां पर तो भैया इर्रेगुलर है। कट, 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 तीनों फॉर्म सेम है फिर भी इर्रेगुलर है। क्यों? अगर ईडी होता, इन दोनों में ईडी होता तो इर्रेगुलर होती, लेकिन ईडी नहीं है। बाय, बॉट, बॉट, देखिए दोनों सेम है लेकिन ईडी नहीं है, मतलब इर्रेगुलर है। ईडी नहीं होना चाहिए, हमारा पंगा है ईडी से। ईडी मिलेगा तो वर्ब होगी रेगुलर, ईडी नहीं मिलेगा तो वर्ब होगी इर्रेगुलर। कोई भी वर्ब की फॉर्म हो, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है सर, मैंने आपको विक्रम, देखिए वो जो कोर्स आपने परचेज किया है ना, उसकी अभी क्लासेस स्टार्ट होंगी, या 22 या 23 तारीख से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने भी उसको ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, उसमें सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक की वो जो क्लास है वो होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो रेगुलर और इर्रेगुलर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके ना कुछ अदर टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि एक्शन वर्ब आपने ये तो देख लिया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, हेल्पिंग, ये तो आपने देख लिया, हेल्पिंग मॉडल वर्ब है ना। रेगुलर, इर्रेगुलर भी आपने देख लिया, फ्रेजल वर्ब, इंफिनिटिव्स, इनको भी हम इंग्लिश ग्रामर में ही पढ़ते हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है वो ही आपके लिए काफी है। यदि आपने इतना कुछ कर दिया तो ये लगा लीजिए कि आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो अब एक चीज और है लास्ट में जो मैं आपके लिए करना चाहता हूं। देखिए, जो आपको अच्छे से यदि समझ में आ गई तो आप कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है, अब क्या है वो देखिए, अभी हमने पढ़ा था वर्ब की पहली फॉर्म होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है और पांचवी होती है। ये 5 फॉर्म्स होती है वर्ब की, है ना। अब देखिए, ये जो पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, मैं आपको एक मतलब ऐसा बता देता हूं कि कहां पर कैसे इस्तेमाल होगा। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कहां कहां पर इस्तेमाल हो सकती है? एक तो हो सकती है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, कहां कहां पर? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। ठीक है, और जो फ्यूचर है इसके भी इंडेफिनिट में इस्तेमाल हो सकती है, फ्यूचर के इंडेफिनिट में। ठीक है, मॉडल्स में यदि सिंपल मॉडल है तो वहां पर भी आप वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होगी, उसका नाम है पास्ट इंडेफिनेट। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनेट में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक तो आपकी होगी परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल, किसमें? परफेक्ट टेंस में। अब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, उसके अलावा मॉडल के साथ, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ यदि हैव आता है तो आपको क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यदि कोई सेंटेंस आपका पैसिव में है, किसमें है? पैसिव वॉइस में है, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है।
तो देखा थर्ड फॉर्म कितनी जगह पर इस्तेमाल होगी, परफेक्ट टेंस में मॉडल के साथ यदि हैव है, और यदि कोई चीज कोई सेंटेंस आपका पैसिव में है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, आगे देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहां पर यूज होगी, कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगी। अब ये चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूअस होना चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाएगी। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया। और कहां पर इस्तेमाल होगी, यदि आप किसी मॉडल वर्ब के साथ बी लगाते हैं, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ यदि आप बी लगाते हैं और वो पैसिव में नहीं है और वर्ब आनी है, तो आप फोर्थ फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ फॉर्म भी आपकी लगेगी वहां पर। ठीक है, आगे देखिए, तो हमने कहां पर देखा, कंटिन्यूअस में देख लिया, मॉडल वर्ब के साथ यदि बी आता है तब लगेगा, और एक जगह पर और लगेगी, किसी भी टेंस का यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट फ्यूचर, किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी हमेशा। वर्ब की पांचवी फॉर्म कहां पर लगेगी, वर्ब की पांचवी फॉर्म लगेगी सेंटेंस यदि प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और आपका सब्जेक्ट यदि ही सी इट में से कोई है या किसी भी व्यक्ति का कोई नाम है, तो आपको वर्ब की पांचवी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, वर्ब की पांचवी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं, यदि आपने इनको अच्छे से समझ लिया, इनके नोट्स आपने बना लिए, तो यकीन मानिए कभी भी ना आपको वर्ब की फॉर्म्स को लगाने में दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको ना एक बात याद रखनी है, कौन सी बात याद रखनी है, यदि आपने ये बात और याद रख ली तो कभी भी आप सेंटेंस को बनाने में अटकोगे नहीं, आप हमेशा सेंटेंस को बनाकर ही छोड़ोगे, चाहे गलत बनाओ लेकिन बना दोगे, वर्ब कभी गलत नहीं होगी आपकी, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है। देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने का ये फॉर्मूला होता है ना, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आपको इनको लगाना कैसे है, आपको कैसे पता चलेगा कि किसके हिसाब से क्या लगेगा, आपको कैसे पता चलेगा, देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी लगेगी सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी लगेगी हेल्पिंग वर्ब। अब जो वर्ब है, जो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, पहली दूसरी तीसरी, ये जो वर्ब है ये लगेगी अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आपकी लगेगी वर्ब की फॉर्म्स, जो हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से वर्ब की फॉर्म्स, और जो सब्जेक्ट उसके हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सब हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी सब्जेक्ट पे कि कौन सी लगनी है, वर्ब डिपेंड करेगी हेल्पिंग वर्ब पे कि कौन सी लगनी है। अब ये जो सब्जेक्ट है, यही बचे हैं दो चीजें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये फ्री है, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट आपका क्या है। ठीक है, तो यदि आपने इस वाले स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया, जो मैंने बताया है आपको कि कौन सी चीज को किसके साथ करना है, ठीक है, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। अब थोड़ा सा कमेंट पढ़ते हैं। ज्योति सर हमारा एक क्वेश्चन है, टुडे इज मंडे, इट इज मंडे टुडे, दोनों में से कौन सा सही है सर, डेली इसी टाइम क्लास होती है क्या? देखिए क्लास होगी डेली 9 बजे, ठीक है, डेली नहीं होगी, जैसे आपका एक मंडे होता है, ट्यूसडे है ना, और थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरह से होते हैं ना। तो आपकी एक तो होगी ट्यूसडे को, एक होगी आपकी थर्सडे को, और एक होगी आपकी संडे को, 3 दिन क्लासेज होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जो वीडियो है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और आगे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आपको बताना है कि डू और डज ये कौन सी वर्ब हैं, डू और डज वर्ब कौन सी हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है, और यदि आप इनको हेल्पिंग वर्ब बताते हैं तो कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, यदि आप इनको मेन वर्ब बताते हैं तो कौन सी मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म के अंदर आती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये चीजें भी आपको बतानी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए सभी बच्चे जो और वीडियोज है उनको देखिए और सीखते रहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू, गुड नाइट सभी बच्चों को।